कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा करता है जहाँ सही और गलत का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। हमारी कहानी ठीक वैसी ही है। जैसे बाढ़ में इंसान अपने हाथ में जो कुछ भी आता है उसे तिनके की तरह पकड़ लेता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस तिनके को हमने पकड़ा हुआ है वो असल में एक कांटा है। और जैसा कहा गया है कि जो चीज चुभती है उससे खून तो निकलता ही है। अगर मैं सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की बात करूं तो कोरियन फिल्म सबसे बेहतरीन होती है। एक इंसान बदला लेने के लिए किस लेवल में अपने दिमाग का इस्तेमाल कर एक मास्टर प्लान बना सकता है, ये इस मूवी में आप देखेंगे और आप खुद को भी एक जासूस की तरह समझने लगेंगे। मूवी स्ट्राइप एक बेहतरीन कोरियन थ्रिलर फिल्म लाई है जिसका नाम है नो मर्सी, IMDb 7.5। अब कहानी में खोते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को उसके एक दोस्त के साथ नदी के किनारे जंगल में पक्षियों की तस्वीर लेते हुए दिखाया गया। घर लौटते समय अचानक वह कुछ असामान्य देखते हैं और डर के मारे घबरा उठे। इसके बाद फिल्म का दृश्य बदलता है और मिन्हो नाम के एक आदमी को दिखाया गया। मिन्हो एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है, मतलब जब कोई व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मरता है तो उसकी जांच या पोस्टमार्टम करके मृत्यु के कारण को समझना उनका काम है। मिन्हो फिलहाल अपनी नौकरी से रिटायर होकर अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहता है। उसकी बेटी का नाम है हेवॉन, जो वर्षों बाद विदेश से कुछ दिनों के लिए अपने देश वापस आ रही है। इतने सालों तक बेटी से दूर रहने के बाद मिन्हो नौकरी से रिटायर होकर पूरी तरह अपनी बेटी को समय देना चाहता है। आज का दिन कुछ अलग था। मिन्हो के पास एक फोन आया। देखा गया कहानी की शुरुआत में नदी किनारे वो लड़का लड़की जो डर गए थे, असल में उन्होंने एक लाश देखी थी और उन्होंने ही पुलिस को खबर दी। काफी पुलिस वहाँ पहुँचती है जहाँ हम सोयोंग नाम की एक डिटेक्टिव को देखते हैं। सोयोंग पुलिस में नई भर्ती है और ट्रेनिंग के दौरान मिन्हो की स्टूडेंट भी रही है। उसने मिन्हो को बुलाया है ताकि पोस्टमार्टम करके ये पता लगाया जा सके कि लड़की की हत्या कैसे हुई। हालांकि मिन्हो जो नौकरी छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन नदी के किनारे आकर जब उसने लाश देखी तो वो हैरान रह गया और फैसला किया कि नौकरी छोड़ने से पहले इस केस को वो अंतिम बार सुलझाएगा। पर क्यों? जो व्यक्ति नौकरी छोड़ रहा था उसने एक लड़की की लाश देखकर अपने रिटायरमेंट का फैसला क्यों वापस ले लिया, ये हमें बाद में पता चलेगा। अब वहाँ एक हड्डी जमा देने वाला दृश्य दिखाया गया। हत्यारे ने लड़की की लाश को यूं ही नहीं छोड़ा। हत्या के बाद उसने उसके शरीर के सिर, दोनों हाथ और घुटनों से नीचे के पैर को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर सिर्फ दाहिने हाथ को छोड़ दिया। बाकी सभी अंगों को ठीक उसी जगह में सजाकर नदी के किनारे फेंक दिया। लाश के दाहिने हाथ को बहुत ढूंढा गया, लेकिन इसके बावजूद वो पाया ना जा सका। इसके अलावा डिटेक्टिव सोयोंग ने वहाँ एक अजीब चीज की। गीली मिट्टी पर ऐसे पैर के निशान थे जिसे देखकर लग रहा है कि हत्यारों के पैरों में कोई समस्या है, यानी वो ठीक से चल नहीं सकता। उस लाश को जांच के लिए लाया गया। खोज खबर से पता चला कि लड़की का नाम युन है, जो कि एक बार में काम करती थी। मिन्हो ने डिटेक्टिव सोयोंग से पूछा, तुम्हें क्या लगता है हत्यारे ने इस तरह की हत्या करके क्या संदेश देना चाहा है? सोयोंग बोली, हत्यारे ने जिस तरह लाश को टुकड़ों में काटने के बाद भी शरीर के हिस्से को इधर उधर नहीं फेंका, बल्कि बड़ी ही खूबसूरती से उसे सजाकर नदी के खुले स्थान पर छोड़ दिया, इससे लगता है कि हत्यारा जानता था कि लाश को कोई न कोई देखेगा और वो पुलिस को जरूर खबर करेगा। मतलब हत्यारा अपने अपराध को छुपाना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि उसके किए गए खून पुलिस की नजर में आए, और ये भी कि लाश किसकी है इसे पुलिस आसानी से समझ सके। इसीलिए उसने लाश को टुकड़ों में काटने के बाद भी सब कुछ व्यवस्थित रखा। अब मिन्हो ने लाश की जांच करके बताया कि लड़की की मौत सिर की हड्डी फटने और मस्तिष्क पर चोट लगने से हुई है। इसके अलावा लड़की की नाक, मुंह और कानों में ग्रेनाइट मिट्टी पाई गई है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में नमक पाया गया है। इसका मतलब है कि हत्यारे ने लड़की को ऐसी जगह पर ले जाकर मारा जहां ग्रेनाइट मिट्टी थी, फिर उसके सिर के बीचों बीच किसी भारी वस्तु से जोरदार चोट पहुंचाकर हत्या की। लड़की मुंह के बल मिट्टी पर जा गिरी, जिस वजह से उसके नाक, मुंह में ग्रेनाइट मिला। फिर उसे समंदर के पास ले जाकर टुकड़ों में काटकर लाश वहीं छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद हत्यारे ने सोचा कि शरीर को काटते समय खून निकलेगा, उस खून को साफ करना होगा, और इसीलिए उसने दिमाग लगाकर लड़की के शरीर को समंदर के पानी में ले जाकर काटा, जिससे कि खून धोकर निकल गया। इस वजह से शरीर पर नमक पाया गया। सब काम पूरा करने के बाद उसने नदी के किनारे लाश को टुकड़ों में रखकर वहीं छोड़ दिया। अब पुलिस ने सोचा कि केवल सीमेंट फैक्ट्री में ही ग्रेनाइट हो सकता है,
जो लड़की के मुंह में मिला था। इसलिए पुलिस ने कई टीमों में बांटकर समंदर के आसपास की सभी सीमेंट फैक्ट्रियों में छानबीन शुरू कर दी। तभी वहां के लोगों के चीखने चिल्लाने और भागदौड़ की आवाजें सुनाई पड़ी। ऊपर एक ढिबरी में किसी का हाथ दिखाई दिया है, जिसके नाखून में वही डिजाइन थे जो यून की लाश में भी था। पुलिस ये देखकर श्योर हो जाती है कि यून की लाश का जो दाहिना हाथ गायब था, हत्यारे ने वो हाथ इसी डिबरी में रखा है। अगले दिन पुलिस विभाग के सभी सदस्यों के सामने डिटेक्टिव सोयोंग ने बताया कि जांच में मुझे जो कुछ भी पता चला है वो चौंकाने वाला है। वो कहना शुरू करती है, आई लव यू वेनस नामक एक पर्यावरणवादी समूह कुछ समय से आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि फैक्ट्री के बाहर और कई जगहों पर बांध बनाने का काम चल रहा था। उसके अनुसार पर्यावरण के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को भी नुकसान होगा यदि वहाँ बांध बनाए गए। और इस समूह के नेता, जिनका नाम ली है, उन्होंने किताब लिखी है और जो उसने लिखा है वहीं पर छिपा है रहस्य। ली ने वहाँ की एक नदी, जिसका नाम कुयुम है, उसे रोमन देवी वेनस से तुलना करके लिखा है। यदि नदी को वेनस देवी के शरीर के रूप में माना जाए तो बांध को जिस हिसाब से तैयार किया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है जैसे देवी के दोनों पैरों को थाई के नीचे से काट दिया गया हो, और बांध के मुख पर जो 3 गेट बनाया जाएगा उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि देवी की गर्दन और दोनों हाथ कट रहे हो। मतलब कि ली के अनुसार यदि यहाँ बांध बनाए जाते हैं तो कुयुम नदी को 6 हिस्सों में बांटा जाएगा। बिल्कुल उसी तरह देखो, यून को भी 6 टुकड़ों में काटा गया, जिसकी गर्दन, थाई, हाथ और पैर अलग अलग काटे गए थे। इसके अलावा पुलिस के पास एक और सबूत था। भीगी हुई मिट्टी में ऐसे पैर के निशान पाए गए जैसे जिसके पैर है वो ठीक से चल नहीं पाता। उसी तरह इस किताब को जिसने लिखा है यानी कि ली, उसके भी एक पैर पोलियो के कारण विकृत हो गए थे। वो लाठी लेकर चलता है और विकृत पैरों के निशान संभवतः ली के ही हो सकते हैं। इसके बाद फिल्म में दिखाया गया कि इन सबूतों के आधार पर ली को गिरफ्तार किया गया। वो आदमी कुछ अजीब सही था। उसकी आंखों की झलक रहस्यमयी थी। जब उसे हत्या के बारे में पूछा गया तो उसने साफ कहा कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव सोयोंग ने कहा, अगर वहाँ बांध बनता तो वहाँ के मेहनत करते गरीब लोग समंदर में मछली पकड़ने नहीं जा पाते और उन्हें यहाँ से चले जाना पड़ता। मैंने आपकी किताब पढ़ी है। आपने किताब में लिखा है कि आपके पिता और बहन सब मारे गए और वो भी शायद भूख से मरे थे, और इससे आपके मन में गुस्सा पैदा हुआ और आपने उसी गुस्से को शांत करने के लिए ये हत्या की ताकि यहाँ फिर कभी बांध ना बन सके। लेकिन ली किसी भी हाल में ये मानने को तैयार नहीं कि हत्या उसने की है। अब पुलिस ने भी एक चाल चली थी। जब ली उनके ऑफिस में आया था तो वहाँ की मिट्टी को उन्होंने गीला कर दिया था, जिससे उसके पैर के निशान वहाँ पड़े। वो पैर के निशान और जहाँ हत्या हुई थी वहाँ के पैर के निशान से मिलाने पर पता चला कि दोनों पैर के निशान लेकिन एक ही है। यानी उस दिन जब हत्या हुई ली वहाँ मौजूद था। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी को हैरान करते हुए ली ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और एक अजीब ही अंदाज में कहा, बहुत अच्छा जांच किया डिटेक्टिव सोयोंग। आपकी वजह से तो पुलिस ने एक हत्यारे को पकड़ लिया। हाँ, मैं ही हूँ असली हत्यारा। अपराधी जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब कोई अपराधी इतनी आसानी से अपनी गलती स्वीकार कर लेता है ना, तो ये असामान्य बात होती है और सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्यों, ऐसा ही लग रहा है ना कि उस दिन हत्यारे ने उस लड़की को 6 टुकड़ों में काटा था और हत्यारे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो इंसान वहाँ बैठा है उसका दिमाग और 10 लोगों से भी 100 गुना तेज चलता है। और अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। दिखाया गया कि मिन्हो अपनी बेटी हेवॉन को लेने हवाई अड्डे जाता है। असल में उसकी बेटी कुछ दिन पहले आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उसके आने का दिन पीछे हो गया था। लेकिन मिन्हो की बेटी का प्लेन से उतरने का समय हो जाने के बाद भी वो अब तक वहाँ नहीं पहुँची। मिन्हो को चिंता सताने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। इसी दौरान एक टोपी पहने आदमी ने मिन्हो को एक बड़ा लिफाफा देते हुए कहा, यह आपके लिए ली ने भेजा है, और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लिफाफा खोलने पर मिन्हो के सिर पर जैसे बिजली आ गिरी, क्योंकि लिफाफे के अंदर एक लड़की के हाथ पैर बंधे उसे यातनाएं देती हुई कुछ तस्वीरें भेजी गई है, जो कि और कोई नहीं उसी की ही बेटी हेवॉन है। ये तस्वीरें देख कुछ पल के लिए मिन्हो का दिमाग काम करना बंद कर देता और दूसरी ओर उसी टोपी वाले आदमी को वो ढूंढता भी रहता है। तभी उसे डिटेक्टिव सोयोंग का फोन आया, जिसने बताया कि खूनी को पकड़ लिया गया है, जिसका नाम ली है। नाम सुनने के साथ ही साथ मिन्हो चौंक उठा, क्योंकि वही लिफाफा तो ली की तरफ से ही उसे भेजा गया था।
मिन्हो ने जल्दी से एयरपोर्ट में फोन कर अपनी बेटी के बारे में पूछा, जहां उसे पता चला कि उसकी बेटी 7 दिन पहले ही आ चुकी थी। मिन्हो कहीं और ध्यान न देते हुए जितना जल्दी हो गाड़ी चलाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा, क्योंकि अब तक वो अच्छे से समझ गया था कि अगर ली ने युन का खून किया है तो उसकी बेटी के अपहरण के पीछे भी उसी का हाथ है। वहां जाकर मिन्हो ली से पूछता है, बता मेरी बेटी को कहाँ रखा है, तू कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, मैं तो तुझे जानता भी नहीं। ली मिन्हो की तरफ अजीब तरह से देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, मिस्टर मिन्हो, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? असल में क्या है ना, उस युन जैसी सामान्य लड़की को मारकर मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ, मुझे कोई मजा भी नहीं आया। तभी मुझे अचानक लगा कि अगर मजा ही चाहिए तो आपके जैसे मशहूर नामी आदमी की बेटी को मारूं। कैसा था मेरा आइडिया? सुनिए, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो चुपचाप मुझे यहाँ से निर्दोष साबित कर बाहर निकालने की व्यवस्था करो। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे और क्या करना है ना? ये आपका मामला है, आप देख लीजिए। अगर मेरी बात मानकर चलेंगे तो आपकी बेटी को मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो एक काम करें, समय बर्बाद मत करें, अपनी बेटी के श्राद्ध के लिए सामान खरीदे। ये ठंडी आवाज में कही गई बातें मिन्हो के सीने में लग रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा कि यह आदमी कौन है और इतना बड़ा अपराध करके खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल भी कर रहा है। यहाँ तक कि जिस हथियार से उसने उस लड़की की लाश को टुकड़ों में काटा था, उसका पता भी उसने पुलिस को खुद दे दिया। उसने पुलिस के सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। उसके पैरों के निशान मिल चुके थे, यहाँ तक कि वो हथियार भी मिल चुका था। जब सारे सबूत ही उसने खुद पुलिस के हवाले कर दिए हैं तो मिन्हो उसे कैसे बचाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि अगर उसे बचने की इतनी चाहत है तो वो खुद पुलिस के सामने सब कुछ कबूल करने क्यों गया और सारे सबूत पुलिस के हाथ में क्यों ही दिए? जो भी हो, मिन्हो का अभी ये सब सोचने का समय नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना। और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ली के खिलाफ जो सबूत थे उसे नष्ट करना था, ताकि ली के सबूतों की कमी की वजह से अदालत से उसे रिहाई मिल जाए। अब मिन्हो फॉरेंसिक विभाग में पता लगाता है कि हथियार पर लगा खून और हाथ के निशान अभी तक किसी की भी जांच नहीं हुई। अब वो एक प्लान बनाता है। घर वापस आकर उसने अपने कुत्ते के पंजों पर खुद ही तेज चाकू से चोट किया और फिर वो चाकू लेकर लैब वापस आया। लैब में डॉक्टर जो जांच कर रहे थे उसे कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया और इस मौके पर वही हथियार जिससे ली ने लड़की को 6 टुकड़ों में काटा था, उस पर लगे हाथ के निशान और खून को एक खास रसायन से साफ कर देता है। फिर उस जगह वो अपने कुत्ते के पंजे से निकला खून लगाता है। यानी कि जब डॉक्टर उस हथियार की जांच करेगा तो वहाँ ली के हाथ के निशान तो मिलेंगे ही नहीं, यहाँ तक कि उस पर लगा खून भी उस लड़की का नहीं होगा। इस तरह मिन्हो ने ली के खून के एक सबूत को तो नष्ट कर दिया। अब सियोंग फिर ली से मिलने जाता है और कहा, मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। शुरू में मना करने पर आखिर में ली राजी हो गया। एक फोन आया मिन्हो के पास। फोन के दूसरी तरफ एक लड़की चिल्ला रही होती है, पापा मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ पापा। मिन्हो को समझ आ गया कि ली की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं। उसने ली से पूछा, तुमने उस लड़की को जिससे काटा था, मैंने उसका सबूत नष्ट कर दिया है। अब बताओ, तुमने उस लड़की के सिर पर जिस चीज से मारा था वो कहाँ है, क्योंकि वो सबूत भी नष्ट करना होगा। लेकिन ली मिन्हो की किसी भी बात का जवाब नहीं देता, बस तरह तरह से टालम टोल करता रहता है। ली ने अब कहा, मुझे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर कर पाओ तो ढूंढो मैंने कहाँ छुपाया है मर्डर वेपन। उधर पुलिस भी उस मर्डर वेपन की खोज में जुटी है। मिन्हो उस हथियार को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश और बेचैन हो उठा, क्योंकि अगर वो पहले पुलिस के हाथ लग गया तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। किसी भी हाल में पहले मुझे वो हथियार ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा। मिन्हो एक पता लगाकर वहां पहुंचता है। वहां उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन एयरपोर्ट पर टोपी पहने आदमी की ली के साथ एक तस्वीर वो देखता है। मिन्हो ने वो तस्वीर ले ली, लेकिन तभी उस पते पर पहुंच जाती है। मिन्हो छिप गया। वहां खोजबीन करते हुए पुलिस को खून लगी भारी लोहे की एक रॉड मिली। पुलिस उसे मर्डर वेपन के तौर पर मानकर उसे ले जाती है। अब यहाँ जिस तस्वीर को मिन्हो ने पाया था उसमें टोपी वाले आदमी को देख थाने का एक ऑफिसर उसे पहचान लेता है
और उसका पता भी बताता है। उस आदमी की तलाश में उसके घर जाकर ताला तोड़कर अंदर मिन्हो ने जो देखा वो पूरा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस आदमी के घर की दीवारों पर उसकी बेटी की अलग अलग समय की कई तस्वीरें लगी होती है। साथ ही कई साल पहले की अखबार की कटिंग्स भी वहाँ लगी थी, जिसमें स्कूल के एक लड़की के सामूहिक दुष्कर्म की खबर थी। ये सब देखते देखते वही आदमी जिसका नाम पियोंसिक है वहाँ आ गया। मिन्हो के उससे बात करने पर वो उसे बेधड़क मारता है और कहता है अगर अपनी बेटी को बचाना है तो ली के मुताबिक काम कर चुपचाप। वही दूसरी ओर डिटेक्टिव मिन्हो के घर आई है पोस्टमार्टम की कॉपी लेने, लेकिन जब देखा कि मिन्हो घर पर नहीं है और वहाँ से जाने ही वाली होती है कि उसने मिन्हो के कुत्ते को देखा। उसके पंजे पर चोट लगने से खून बह रहा है। कुत्ते की ऐसी हालत देखकर सियोंग को अजीब लगा। वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि कुत्ते को जानबूझकर किसी तेज चीज से मारा गया है। ये सुनकर पता नहीं क्यों सियोंग के मन में शक उठने लगा, क्योंकि जांच रिपोर्ट में भी हथियार में लगे खून के सैंपल मैच नहीं हो रहे और इधर कुत्ते के पंजों में लगे खून देखकर सियोंग मिन्हो पर शक करने लगती है। वैसे भी कुछ दिनों से उसका व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। वो लैब जाकर वहाँ के डॉक्टर से बात करने पर उन्होंने बताया कि वो केवल 3 दिनों में एक बार ही लेबोरेटरी रूम से बाहर निकला था। क्यों? क्योंकि मिन्हो ने उसे बाहर जाने को कहा था। अब इसके बाद डिटेक्टिव सियोंग बहुत अच्छे से समझ रही है कि हथियार में लगा खून जांच के बाद उस मरी लड़की से मेल क्यों नहीं खाया था, क्योंकि खून तो बदल दिया गया और ये सब किया है मिन्हो ने। किसी वजह से तो मिन्हो ली को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो लगातार सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मिन्हो को बहुत घबराया हुआ देखा गया। वो ली से मिलकर कहता है मुझे सब याद आ गया, मैं समझ गया हूँ तुम कौन हो, लेकिन यकीन करो जो मैंने उस दिन देखा था वही मैंने बताया, लेकिन फिर भी मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दो, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मिन्हो को क्या ऐसा याद आ गया और कैसे उसे याद आया। क्या मिन्हो ली को पहले से जानता था? क्या अतीत में कुछ घटा था? इन सारे सवालों के जवाब थोड़े ही बाद में मिल जाएंगे। इधर दूसरी तरफ सियोंग मिन्हो के सबूत मिटाने की कोशिश को जब साफ समझ गई और ये भी कि वो ली को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो मिन्हो को गिरफ्तार करने का फैसला करती है। लेकिन तभी मिन्हो ने कहा तुम जानती हो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी का अपहरण किया है। अगर मैं समय पर ली को यहाँ से छुड़ा ना पाया तो मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगा। ये सुनकर सियोंग मिन्हो को गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन वो ये जरूर समझ रही है कि ली और मिन्हो के बीच अतीत में कुछ तो हुआ था, कुछ तो मिन्हो ने किया होगा जिसका बदला ली अब ले रहा है। लेकिन क्या? अब सियोंग ये जानने के लिए जांच शुरू कर देती है। इधर पुलिस भी जो लोहे की रॉड लेकर आई थी जिसे मर्डर वेपन माना गया था, उस पे लगा खून और यून के खून दोनों मैच नहीं हो रहे। जब इस बारे में ली से पूछा गया तो वो बोला आप लोग दरअसल गलत चीज लेकर आ गए हैं। मैंने जिस चीज से हत्या की है वो मेरी चलने वाली छड़ी है, ये ले और ले जाए। अब यहाँ मिन्हो ने ली को निर्दोष साबित करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है। यून जिस बार में काम करती थी वहाँ उसका एक बॉयफ्रेंड था बियोंग। मिन्हो एक लड़की को कुछ पैसे देकर कहता है बियोंग नाम के इस लड़के के हाथ के निशान मुझे चाहिए और साथ ही उसका वीर्य भी। लड़की भी समझदारी से बियोंग के हाथ के निशान और उसके शरीर का वीर्य दोनों जुटा लेती है। देखा गया मॉर्ग में जहाँ यून की बॉडी रखी थी वहाँ मिन्हो ने जल्दी से बियोंग के हाथ के निशान उस लड़की के शरीर पर लगा दी और साथ ही बियोंग का वीर्य भी उसके शरीर में रख देता है। अब जब यून के शरीर की जांच होगी तो ये साफ दिखेगा कि बियोंग ने यून का पहले बलात्कार किया और फिर हत्या की। प्रमाण के रूप में यून के शरीर में बियोंग का वीर्य और बियोंग के हाथ के निशान दोनों पाए जाएंगे और इनके ही आधार पर एक फर्जी रिपोर्ट तैयार कर मिन्हो पुलिस को भेज देता है। अदालत में जब ली का मुकदमा चल रहा था तो उसने अचानक कहा मैंने तो कोई खून की ही नहीं थी। पुलिस ने मुझे जबरदस्ती ये स्वीकार करने को कहा कि मैंने हत्या की। मेरे खिलाफ कोई सबूत भी आपको नहीं मिलेगा। और सचमुच चूंकि मिन्हो ने सारे सबूत मिटा दिए थे इसीलिए उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अदालत के आदेश पर ली बरी हो गया। इसके बाद कहानी अतीत में जाती है जहाँ मिन्हो को कई साल पहले की बात याद आई। सुजिन नाम की एक लड़की को 3 लड़कों ने मिलकर दुष्कर्म किया था, लेकिन वो लड़के बहुत अमीर पिता के बेटे थे, इसीलिए उनके पिता ने पैसे देकर सबको खरीद लिया
और इस तरह वो तीनों लड़के बरी हो गए। अदालत में उस लड़की सुजिन के खिलाफ जिसने गवाही दी थी वो लड़की यून थी जिसे ही ली ने मारा था। और केवल इतना ही नहीं, उस वक्त जिसने सुजिन के बॉडी का पोस्टमार्टम किया था वो इसी मिन्हो ने किया था। और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सुजिन के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो उसकी अपनी इच्छा से हुआ। यानी लड़की ने अपनी इच्छा से उन तीनों लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस तरह उन 3 लड़कों को निर्दोष साबित किया था मिन्हो ने। और सुजिन जिसके साथ 3 लड़कों ने दुष्कर्म किया वो कोई और नहीं बल्कि ली की अपनी बहन थी। और प्योंसिक को ली के बाबा ने पाला था। अपनी बहन के साथ इतना बड़ा अन्याय के बाद कोर्ट में उस दिन जो कुछ हुआ उसने ली के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उस दिन अदालत में सबने झूठी गवाही दी उसकी बहन के खिलाफ, और झूठी गवाही देकर केवल उन 3 लड़कों को निर्दोष साबित नहीं किया बल्कि उसकी बहन के चरित्र को भी खराब साबित किया। इसीलिए उसकी बहन की इज्जत, उसके परिवार की इज्जत, मान सम्मान सब नष्ट हो गया। इस घटना के बाद ली के मन में मिन्हो के प्रति गहरा क्रोध उत्पन्न हो गया और उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि उसकी बहन के साथ जो हुआ, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसका बदला वो एक दिन जरूर लेकर रहेगा। अब बात करते हैं मिन्हो ने ली को कैसे पहचाना कि ये वही लड़का है जिसकी बहन के उसने झूठी रिपोर्ट बनाई थी। ध्यान से देखे तो जब मिन्हो उस घर गया था जहाँ प्योंसिक और ली की एक साथ तस्वीर देखी थी, वहाँ उसने एक अखबार की कटिंग भी देखी थी जिसमें कई साल पहले एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की खबर थी और वहाँ उनके बचपन की तस्वीर भी थी जिसे उसने देखा था। उनके बचपन की तस्वीर देखकर मिन्हो समझ गया कि यही वो छोटा ली है जो बड़ा हो गया है और अपनी बहन का बदला लेने के लिए मिन्हो की बेटी का अपहरण करके उसे प्रताड़ित कर रहा है। तो खैर, अब ली के रिहा होने के बाद मिन्हो उसका पीछा करना शुरू करता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव सोयोंग को खोजबीन के दौरान पता चला कि कई साल पहले सुजिन के साथ जिस 3 लड़कों ने बलात्कार किया था उनमें से कोई भी अब जिंदा नहीं है। मतलब ली ने यून को मारने से पहले उन 3 लड़कों को भी मार डाला। सुजिन के केस से जुड़े सभी लोगों को ली ने मार डाला, केवल एक ही बचा है और वो है मिन्हो। इसीलिए अगला टारगेट है मिन्हो। डिटेक्टिव सोयोंग ली के घर की ओर रवाना होती है तुरंत। यहाँ देखा गया कि ली के सामने मिन्हो खूब विनती कर रहा है और बोलता रहता है, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मैंने अन्याय किया है, लेकिन मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, उसे तो सारा जीवन कष्ट ही मिला है, कृपया उसे छोड़ दो, जो सजा तुम्हें देनी है मुझे दो। कहानी एक और बार अतीत में चली गई जहाँ दिखाया जाता है कि मिन्हो की बेटी हेवॉन को बचपन में एक गंभीर बीमारी हुई थी और इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उन्हीं 3 लड़कों के परिवार वालों ने मिन्हो को बहुत सारे पैसे देने की बात कही, बदले में उसे एक गलत रिपोर्ट बनाने को कहा ताकि उसके बच्चे बचे, और वो भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उस दिन मिन्हो ने उन 3 लड़कों के परिवार से मोटा पैसा लेकर मिन्हो ने झूठी रिपोर्ट बनाई थी। इसी वजह से ली ने यून को मारने के बाद पुलिस के सामने खुद को पकड़वा दिया और मिन्हो के पास जाकर खुद कहा, मुझे बचाओ, अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो तुम्हारी बेटी बच नहीं पाएगी। कई साल पहले मिन्हो ने जिस तरह से सबूत मिटाए थे, मजबूर होकर आज उसे फिर से ली के लिए सबूत मिटाने पड़ रहे हैं। लेकिन ली का बदला यही खत्म नहीं होता। मिन्हो के लिए और भी बड़ा कुछ इंतजार कर रहा था, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ली मिन्हो को जोर से मारना शुरू करता है और मारते हुए कहता है, तूने उस दिन कोर्ट में जो कहा था, जो सबूत पेश किए थे, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरी बहन ही एक वैश्या थी और इसीलिए वो उन 3 लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। उस दिन रिपोर्ट में तेरा जो बयान था उसमें मेरी बहन का तो कोई दोष नहीं था, वो तो पूरी तरह निर्दोष और सीधी साधी थी। मेरा खुशहाल परिवार था, हमने क्या गलत किया था? क्यों हमारा परिवार बर्बाद हो गया? क्यों मेरी बहन मारी गई? और क्यों जो गुनहगार थे वो आजाद हो गए? मेरे बाबा ने भी तुझसे सच बताने के लिए इसी तरह तेरे हाथ पांव पकड़े थे। तूने सुना था, तूने तो कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत देर हो गई है। आज मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत देर हो गई है। ये कहने के बाद उसने मिन्हो को बता दिया कि उसकी बेटी कहाँ है। तब तक डिटेक्टिव सोयोंग भी वहाँ आ चुकी थी। प्योंगशिक उस पर हमला करता है, लेकिन सोयोंग ने उस पर गोली चलाकर मार दिया। फिर अंदर जाकर कुछ ऐसा देखा कि सोयोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिन्हो ने भी वहाँ आकर देखा
कि उसकी बेटी हेवॉन को मारकर उसकी लाश को पानी में गुलाब के फूलों के बिस्तर पर लिटा कर रखा है। लेकिन जब वो अपनी बेटी की लाश को उठाने गया तो चौंक उठा। देखा कि पूरी लाश वहाँ नहीं है। उसकी बेटी के शरीर को टुकड़ों में काटा गया, केवल सिर, 2 हाथ और 2 पैर रखे गए हैं। मतलब कि उसकी बेटी के सीने से नीचे उसके प्राइवेट पार्ट्स तक गायब है। अब जाकर वो समझा कि ली ने सबसे बड़ा बदला लिया है उससे। जिस बियोंग नाम के लड़के के वीर्य और हाथ के निशान को उसने युन के शरीर में डाला था, वो असल में युन का शरीर ही नहीं था। वो शरीर था उसकी खुद की बेटी हेवॉन का। युन को मारने के बाद ली ने उसका शरीर गायब कर दिया और हेवान का शरीर काट कर वहाँ रख दिया। तो यहाँ मामला ये हुआ कि मिन्हो ने अपनी ही बेटी के शरीर में दूसरे लड़के का वीर्य और हाथ के निशान डलवाए। यानी मौत के बाद भी अपने मृत बेटी के शरीर को उसने दूसरे एक लड़के द्वारा बलात्कार करवाया इनडायरेक्टली। और यही ली चाहता था। जैसे उसकी बहन को भरी अदालत में वैश्य साबित किया गया था, उसका मुंहतोड़ बदला हुआ ये। और यही था ली का पूरा प्लान। और उसके प्लान के मुताबिक ही मिन्हो अनजाने में वही सब करता गया। ली यही चाहता था ताकि जब तक मिन्हो जिंदा रहेगा उसके मन में पछतावा, टीस और ये जलन हमेशा बनी रहेगी कि उसने अपनी ही बेटी के मृत शरीर के साथ ऐसा घिनौना काम किया बस सबूत मिटाने के लिए। वो कहते हैं ना, जब किसी को शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है तो वो कुछ ही समय के लिए होती है, लेकिन मानसिक चोट जिंदगी भर रहती है। ली सिर्फ मिन्हो की बेटी को मारना ही नहीं चाहता था, वो उसे निर्दयी तरीके से मारना चाहता था और कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे जीवन भर मानसिक आघात उसे झेलना पड़े। इससे बड़ा बदला और क्या हो सकता है। लेकिन मिन्हो इतने सारे सदमे एक साथ सहन नहीं कर सका। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। सब कुछ उसका गड़बड़ हो रहा है। बाहर जाकर ली को देखते ही सोयोंग की बंदूक लेकर उस पर गोली चला दी और अपने पाप का बोझ और मानसिक कष्ट वो सारा जीवन नहीं झेल पाएगा। इसीलिए उसने खुद को भी गोली मारकर खत्म कर दिया। जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और ये दर्दनाक कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सही था? ली ने सही किया था या मिन्हो ने? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक और शेयर कर सपोर्ट जरूर करें। साथ ही दोस्तों, हाइप कमेंट्स में पॉइंट जरूर देकर हमें दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।